वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज हम लर्न करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल मोशंस, है ना। इसी पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, रोटेशनल मोशन। तो फिर हम एग्जाम्पल लेंगे अपने वही हमेशा के साथी साइकिल के पहिए की। ये साइकिल का पहिया बड़े हो जाओगे, टेस्ट बदल जाएगा। साइकिल के पहिए की जगह पे बाइक का पहिया आज मिल जाएगा। आप में से कुछ लोगों के पास होगी, हैं। फिर आपको एक कार का पहिया चाहिए होगा। जैसे जैसे बड़े होंगे इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। ये एक साइकिल का पहिया है। ये ऊपर रबड़ का टायर, ये बीच का धुरा और ये स्पोक्स यानी तीलियां। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लग रहा है ये पेन ठीक नहीं है। मेरे बच्चे ने वो ब्लैक पेन खो दिया है, जो ब्लैक मार्कर था। ओके, अभी मुझे नया मार्कर लाना पड़ेगा। तो ये एक साइकिल का पहिया हुआ, ठीक है। और ये मान लो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं, इसी पहिए को घुमा के, कि मान लो कि पहिया अगर घूमता है तो वो एंगुलर डिस्प्लेस्ड होगा। मतलब जैसे आप एग्जांपल के लिए ये लाइन ले लो, इसको मान लो एक्स एक्सिस की ओर ले लीजिए आप, और इसको 0 डिग्री मान लीजिए। तो थोड़े समय के बाद ये जो तीली होगी, यानी ये जो स्पोक होगा, वो घूम के कहीं मतलब दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो ये एंगुलर डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब एंगुलर मोशन करेगा ऐसे, अगर हम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग जान गए। तो हमने पिछले एपिसोड में क्या क्या सीखा था कि मान लो ये इस स्पोक यानी ये तीली के एलोंग देखो, अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो, ठीक है, और वो अगर थीटा, मान लो ये अभी इसकी पोजीशन 0 डिग्री है, या कोई भी एंगल हो, θ1 हो, और वो मान लो रोटेट करके θ2 एंगल रोटेट कर जाए पहले वाले एंगल से। यहाँ पर हमने 0 डिग्री को ही θ1 मान लिया है। तो अगर वो θ2 यानी कि θ2 रेडियन यानी उतना एंगल रोटेट कर देती है, तो डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर टर्म यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा जो होगा वो कितना होगा? θ2 माइनस θ1, यानी पहले की एंगुलर पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल कितना एंगल मूव किया, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन θ2, तो θ2 माइनस θ1 इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और सिंस इट इज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए डिफरेंस ऑफ फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, तो ये एक तरह से एंगल ही है, और इसको रेडियन में मेजर करते हैं। ये सब आप जानते हैं कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360
डिग्री एंगल, ये सब आप जानते हैं, हम आपको इसके पहले समझा चुके हैं। एक ये चीज़ हमने जाना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन एंगल ही होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, या ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट इसका रेडियन होता है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। फिर भी सुविधा के लिए अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इस ओर अगर मूवमेंट हो रहा है, तो उस समय हम ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी θ2 माइनस θ1, ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, ये तुम तीली ले लो और इस तीली पर यानी ये स्पोक पर कोई एक पार्टिकल ये ले लो और मान लो कि अभी ये 15 डिग्री एंगल पर है और कुछ समय बाद ये रोटेशन के बाद मान लो ये पार्टिकल यहाँ आ गया और इसका एंगल हो गया 45 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा? फाइनल एंगुलर पोजीशन यानी 45 डिग्री माइनस इनिशियल, जो जब ये पार्टिकल यहाँ था तो ये 15 डिग्री एंगल पर था, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 30 डिग्री आएगा। और ये सिंस ये पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव 30 डिग्री। अब आप इसको रेडियन में बदलना चाहो तो डिवाइड बाई 360 डिग्री और इंटू 2 पाई, तो ये टोटल रेडियन में आ जाएगा। डिग्री ख़त्म हो जाएगा और रेडियन में आ जाएगा। वाई? बिकॉज 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आया, ऐसा हम लोग बाई कन्वेंशन ले लेते हैं, मान लेते हैं। फिर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। हम अपने कन्वेंशन के लिए, अपनी सुविधा के लिए इसको पॉजिटिव और निगेटिव एंगल देते हैं ताकि ये समझ में आए कि जो रोटेशन हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा। सपोज करो ये पार्टिकल इधर ना गया होता, अभी ये पार्टिकल मान लो यहाँ होता 50 डिग्री पोजीशन पर, और मान लो ये पूरा व्हील ऐसे घूमता और यही पॉइंट यानी इस तीली पर मौजूद ये पॉइंट यानी ये पार्टिकल, कुछ भी बोल लो, ये मान लो अब रोटेशन इस साइड हुआ, ये मान लो यहाँ से आके यहाँ पे आ गया। कहाँ पे? ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे आया, तो ये मान लो एंगल है आपका इतना, ये तो 0 डिग्री था, 0 डिग्री से पहले 15 डिग्री इधर था, ठीक है। अब मान लो वो 30 डिग्री इधर आ गया, तो बताओ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये 30, ये 15 यानी 15 डिग्री। ये पार्टिकल मूव करता हुआ इधर आ गया, जब आपने इसको घुमाया तो ये स्पोक यानी ये तीली घूमते हुए यहाँ आ गई, तो ये पार्टिकल घूमते हुए यहाँ आ गया। तो इसका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो कितना हुआ? 15 ये और 30 ये, टोटल आना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री। कैसे आएगा देखते हैं। तो इस पोजीशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। गुड। फाइनल एंगुलर पोजीशन, ये जब यहाँ से यहाँ आया तो इसकी एंगुलर पोजीशन कितनी थी? 30 डिग्री। इस वाले जब ये यहाँ पर आया ना, तो इस पॉइंट की ये स्टैंडर्ड 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में कितना एंगल था? ये 30 डिग्री। बट इट वाज बिलो, ये जो एंगल है वो 0 डिग्री के इस साइड में लिया गया है, तो ये होगा -30 डिग्री, फिर माइनस, और ये जो इनिशियल जो एंगुलर पोजीशन था
वो यहाँ था, वो कितना था, वो 15 डिग्री था, लेकिन वो जो एंगल था वो 0 डिग्री के ऊपर था, यानी माइनस और वो प्लस का 15 डिग्री था। तो टोटल कितना आया, -30 और -15, तो ये हुआ -45 डिग्री। तो टोटल एंगुलर पोजीशन कितना आया, 45 डिग्री ही आया। लेकिन निगेटिव साइन ये बताता है कि मोमेंट इस ओर हुआ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ। मूवमेंट जो यानी जो रोटेशन हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर ऐसे। तो इस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। उसकी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए उसको पॉजिटिव और निगेटिव साइन देते हैं, ठीक है, ताकि ये पता चले कि आखिर रोटेशन किस ओर हुआ था, ये जानने के लिए हमको ये काम आता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल, ओके, ऑफ और दैट पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी। जैसा भी आप सोचना चाहो, पॉइंट ले लो, पार्टिकल ले लो, या होल बॉडी पर पोजीशन किसी पॉइंट की ले लो। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला कैसे जाता है, ठीक है। आज हालत बहुत ख़राब है मार्कर की, तो ये समझ में आया। अब चलते हैं अपने अगली चीज़ पर। और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी लेंगे कि नहीं लेंगे, पहले आते हैं। पहले एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कितने टाइम में बॉडी कितना एंगल घूमी, हाँ, उसका एवरेज, यह है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंट यानी किसी भी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, इफ थीटा इज ए फंक्शन ऑफ, यानी एंगल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये आप जानते ही हो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये हमने सीखा था। ये क्या है, ये है कि कितने टाइम में कितना एंगल रोटेट हुआ, यानी पर यूनिट टाइम में कितना एंगल रोटेट हुआ, वो है एंगुलर वेलोसिटी। और इसका यूनिट आप समझ रहे हैं, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। अब वो सेकंड में है तो सेकंड लिखिए, और मिनट है तो मिनट लिखिए, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप अगर इधर देखें तो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी एंड एंगल इज आल्सो नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फिर भी हम एंगुलर वेलोसिटी को एक वेक्टर टर्म देते हैं, हम इसको एक डायरेक्शन देते हैं और इसको हम वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये डायरेक्शन है क्या। तो ध्यान से देखो, अभी हमने क्या किया कि इस व्हील को हमने ऐसे खड़ा खड़ा थोड़ा बनाया था ताकि आपको समझ में आए। अभी इसी व्हील को थोड़ा ऐसे थोड़ा पड़ा पड़ा थोड़ा बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये हुआ उसका एंगल ऑफ रोटेशन। ये मान लो कि ऐसे पड़ा हुआ है ज़मीन पे, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी एंगल नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये वही धुरी है जिस पर ये व्हील घूम रहा है, यानी ये साइकिल का पहिया घूम रहा है। देखो, अगर पहिया जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में इधर घूम रहा है, तो क्या करो, अपनी उंगली ऐसे लो, दाहिने हाथ का पंजा लो, दाहिने हाथ का पंजा लो, उसकी उंगली लो, उसकी उंगली को जिस ओर पहिया घूम रहा है उस ओर मोड़ो ऐसे। तो ये जो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा, यानी जो थंब का जो डायरेक्शन है, वही होती है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो अगर ये
साइकिल का पहिया मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उंगलियां जिस ओर घूम रहा है उस ओर करोगे तो अंगूठा किधर गया, ऊपर की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा एंगुलर वेलोसिटी। और अगर यही क्लॉकवाइज घूम रहा होता, यानी ऐसे ऐसे घूम रहा होता है साइकिल का पहिया, तो ऐसे करो, मतलब जिस ओर घूम रहा है उस ओर उंगली करो दाहिने हाथ की, फिंगर को मोड़ो तो अंगूठा किधर गया, नीचे गया, यानी कि ये हो गया फिर एंगुलर वेलोसिटी। तो तुमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पूरे पहिया पर परपेंडिकुलर है। जो पहिए का जो प्लेन है, यानी बॉडी का जो प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर है। जैसे ये पूरा मान लो व्हील था, इस ओर एक्स ले लें, इस ओर वाई ले लें, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर टू व्हील, ये जो जेड एक्सिस होगी ये होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी जेड अगर ये है तो ये जेड डायरेक्शन में होगी। अगर ये है एक्स और इसी परपेंडिकुलर होता वाई, तो व्हील के सरफेस के परपेंडिकुलर, ये पूरा व्हील है ऐसे एक्स वाई, और ये हुआ वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी। मान लो पहिया ऐसे घूम रहा था पहले एंटी क्लॉकवाइज, तो घूमने की डायरेक्शन में हमने ये फिंगर की, ये देखो, और ये अंगूठा इधर आया, यानी इस ओर लेंगे हम, इस ओर, बोल्ड देख रहे हो ना, तो इस ओर हमारा होता पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि इस ओर होता हमारा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। और अगर यही पहिया अगर ऐसे घूम रहा है मान लो इस डायरेक्शन में, तो दाहिने हाथ की उंगली लो, ऐसे करो, तो ये अंगूठा घुस रहा है बोल्ड के अंदर, यानी उस ओर होती एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी ओमेगा की डायरेक्शन। तो ओमेगा को हम वेक्टर क्वांटिटी डिनोट करते हैं और डायरेक्शन इस तरह डिसाइड करते हैं। हालांकि ये बात बहुत अजीब है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा बॉडी की ली जाती है। बॉडी तो ऐसे ऐसे घूम रही थी, उसका हर पॉइंट का डायरेक्शन लगातार बदलता जा रहा था। ठीक है, उस चीज़ से बचने के लिए हम एक नया कन्वेंशन ये मानते हैं फिजिक्स में। ठीक है, और अब बची तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने सीखी थी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और उस पर भी वेक्टर क्वांटिटी डिनोट करने के लिए वेक्टर लगाते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। और अगर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ऐसा भी लिख सकते हो। और इसकी डायरेक्शन भी वही लेते हैं जो ओमेगा की, यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अगर एंगुलर वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरह डिफाइन करते हैं। जैसे लीनियर वेलोसिटी में लीनियर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते थे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी dv बाई dt। सिमिलरली जो ये रोटेशनल मोशन है वहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी बहुत है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में सिमिलरिटी बहुत है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ठीक है, अब हम समझ में भी आ गई हैं, पता तो पहले भी थी, और आई थिंक अब समझ में भी आ गई हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा और सीखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और सीखते जाते हैं। देखो, ये समझ में आ गया, ये चीज़ें समझ में आ गई जो हमने समझाई। अब हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। उसके पहले एक नया पहिया फिर से बना लेते हैं।
और तीलियों की संख्या कम रखते हैं क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है। ये रहा आपका पहिया। ये हो गया टायर रबड़ वाला। ये हो गया धुरा यानी एक्सेल। और ये हो गई आपकी स्पोक्स यानी तीलियाँ, लोहे की तीलियाँ। आपकी बार कम कम रखते हैं ना, बस। ये हो गया साइकिल का पहिया। ध्यान से देखो, ई शोर हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस और ई शोर ले लेते हैं वाई एक्सिस 90 डिग्री ना, समझाने के लिए। और इसको एक स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री मान लेते हैं। देखो फिर से समझाते हैं एक बार। ये आपका ये एक तीली है यानी एक स्पोक है, इसको देखो। और ये टायर को भी देखो, इस लाइन को देखो, बस इस लाइन को। अभी ये मान लो 0 डिग्री एंगल यानी एक्स एक्सिस के अलोंग है। किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, मतलब किसी भी टाइम इंटरवल में मान लो हमने उसको घुमाया, डेल्टा टी टाइम लगा और ये तीली यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई। अब ये तीली यहाँ से चल के यहाँ आ गई, ये वाली आगे भाग गई, ये वाली और आगे भाग जाएगी। हमारी नज़र केवल इस तीली पर है। हमने यहाँ से घुमाया पूरा पहिया, पूरे पहिए को हमने घुमाना शुरू किया, पूरे पहिए को हमने घुमाना शुरू किया और इसको घुमा के हम मान लो यहाँ पे ले आए। जो अगर ये यहाँ पहले पॉइंट ए था तो वो यहाँ आ गया है। ये पॉइंट अगर बी था पहले तो वो अब यहाँ पर चल के आ गया है। ये पॉइंट अगर सी था तो यहाँ चल के आ गया है। और ये पॉइंट अगर डी था तो यहाँ पे, ये डी यहाँ आ गया है। यानी इतना घूम गया है पहिया। टाइम कितना लिया घुमाने में हमने? डेल्टा टी टाइम लिया। मतलब एक फिक्स टाइम में हमने इसको घुमा दिया। वो टाइम जो लगा घुमाने में वो मान लो डेल्टा टी। ओके, देखो ए यहाँ से यहाँ तक चल कर गया, ओके। बी यहाँ से यहाँ तक चल कर गया, ओके। सी और ये डी, करेक्ट। देखा जाए तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो एंगल बना, मान लो डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा थीटा। तो चाहे ए पॉइंट हो, चाहे बी पॉइंट हो, चाहे सी पॉइंट हो, चाहे डी पॉइंट हो, सब ने कितना एंगल घूमा? कांस्टेंट एंगल डेल्टा थीटा ही घूमा। भाई ए यहाँ से यहाँ जाए तब भी एंगल डेल्टा थीटा हुआ, बी यहाँ से यहाँ गया तब भी, दोनों को मिलाओगे तो एंगल डेल्टा थीटा ही है। यानी सारे इस तीली पर और इस टायर के सामने जितने भी पॉइंट थे इस लाइन पर, इस टायर पे, सारे पॉइंट इक्वल एंगल डेल्टा थीटा ही घूमे। तो यानी अभी हम जानते हैं ना कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इज कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी एंगल में कितना चेंज हुआ और कितना टाइम लगा। तो हमने देखा कि सेम टाइम में सबने इक्वल एंगल घूमा, यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सभी की सेम है, कांस्टेंट। इसका मतलब जब हम किसी बॉडी को घुमाते हैं तो किसी लाइन पर मौजूद सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हैं, सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हैं। यानी ये जो पार्टिकल है ए, यानी ए पार्टिकल जो था इस तीली पर मौजूद, जो ये ए पार्टिकल था, जो बी पार्टिकल था या बी पॉइंट था, पॉइंट कहना ज़्यादा सही है, जो बी पॉइंट था, जो सी पॉइंट था और जो डी पॉइंट था, सबकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सेम ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। ठीक है, या कह सकते हो कि जितना ए पॉइंट घूमा उतना ही बी पॉइंट घूमेगा, उतना ही
सी पॉइंट घूमेगा और उतना ही डी पॉइंट घूमेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, और समय सबको उतना ही लगा घूमने के लिए। बट देखिए, बट क्यों बट ए देखिए, ए बहुत कम दूरी चला, बी उससे ज़्यादा दूरी चला, सी उससे ज़्यादा दूरी चला और डी उससे ज़्यादा दूरी चला। सबसे ज़्यादा दूरी चला वो डी चला। तुम देख रहे हो ना अच्छे से भाई, ये डी पॉइंट उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक चला गया, सी यहाँ से यहाँ तक चला गया, बी यहाँ से, और ए केवल यहाँ से गया। टाइम वही था, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी सभी की, सभी ने इक्वल एंगल भी ट्रैवल किए, इक्वल एंगल, बट डिस्टेंस वेरी कर रहा है। बट डिस्टेंस वेरी कर रहा है। डी देखो सबसे ज़्यादा दूर गया, सी उससे कम दूर गया, बी यहाँ से यहाँ गया, और ए ने सबसे कम दूरी तय की, ए पॉइंट ने। इसका मतलब है कि ये जो डी पॉइंट है उसने उस समय में सबसे ज़्यादा दूरी तय की। इसका मतलब डी पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा थी। कौन सी? लीनियर वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट देती है ना, लीनियर वी, एंगुलर नहीं, लीनियर वेलोसिटी किसकी ज़्यादा थी? डी की ज़्यादा थी। फिर सी की लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा थी, बी की फिर उससे थोड़ा कम थी, और सबसे कम जो वेलोसिटी थी वो ए की थी। साफ समझ में आ रहा है? क्योंकि समय तो सेम लगा था सबको घूमने में। तो यहाँ से हम इजीली समझ गए कि डी पॉइंट की वेलोसिटी यानी स्पीड, सी पॉइंट की स्पीड, बी पॉइंट की स्पीड और ए पॉइंट की स्पीड में ये रिलेशन है। ध्यान से देखो, ये तो हमको साफ समझ में आ रहा है कि डी ने ज़्यादा स्पीड से कवर किया, डी पॉइंट ने, सी पॉइंट ने उससे कम स्पीड से कवर किया, बी ने उससे कम, और ए ने सबसे कम वेलोसिटी से कवर किया या स्पीड से कवर किया इस यहाँ तक, इस नई पोजीशन तक पहुँचने के लिए। जबकि उनकी एंगुलर वेलोसिटी और ट्रैवल एंगल और समय ये सब उनके कांस्टेंट थे, लेकिन उनकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा थी। अब ये लीनियर वेलोसिटी डी की ज़्यादा है, ये किस तरीके से निकालेंगे ज़रा देखते हैं। ये किस पर डिपेंड कर रही है? भाई स्पीड तो सबकी सेम थी, एंगुलर वाली, सबने एंगल भी सेम ट्रैवल किए, सबने टाइम भी सेम लिया, बट इनकी वेलोसिटी डी की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उतने ही कम समय में उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की। तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं। देखो, ए से ए तक जो ये पॉइंट है ना, ये जब ए यहाँ तक पहुँच गया इस नए पोजीशन तक, तो मान लो कि उसने ये जो दूरी तय की, इसका नाम रख लो एस ए, ओके। बी यहाँ से यहाँ तक चला गया, और ये जो जितना दूरी उसने तय की वो मान लो है एस बी। सिमिलरली सी जो यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक गया, उसने मान लो दूरी तय की एस सी, और सिमिलरली इसने तय की एस डी। तो एस डी है ये, एस सी है ये, एस बी है ये, और एस ए है ये। समझ में आ गया? करेक्ट। तो एस डी क्या होगा? वी डी यानी डी की स्पीड और टाइम टेकन, करेक्ट। सिमिलरली एस सी, सी पॉइंट की स्पीड और टाइम टेकन, टाइम सब में सेम लग रहा है। सिमिलरली बी पॉइंट कितना ट्रेवल किया? तो बी की स्पीड, टाइम टेकन, और ए जिसने सबसे कम दूरी तय की उसकी स्पीड और टाइम टेकन, करेक्ट। देखो, डी पॉइंट पे आते हैं। डी ने यहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये क्या है? ये एक आर्क है, सर्कुलर पाथ पर है ना, ये रोटेट कर रहा है, तो ये आर्क है, आर्क। और आर्क क्या होता है?
आप जानते हो ना, एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये आप जानते हैं ना अच्छे से। ठीक है, एंगल तो सब सेम ही बना रहे थे, सबके एंगल सेम थे, तो डेल्टा थीटा थोड़ी देर के लिए मान लो, सबके एंगल सेम थे तो इसको मान लो डेल्टा थीटा, सारे एंगल का एक नाम देते हैं। और सिमिलरली सबकी एंगुलर स्पीड भी सेम थी तो सबके नाम ओमेगा दे देते हैं। तो एंगल डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क, डी पॉइंट ले रहे हैं अभी, डी पॉइंट को देखो, डी यहाँ से चला यहाँ तक गया तो एस डी और डिवाइडेड बाय रेडियस। अब डी पॉइंट यहाँ से कितना दूर है, तो मान लो यहाँ से डी पॉइंट दूर है आर डी, ये यानी डी पॉइंट की रेडियल पोजीशन, तो डिवाइडेड बाय आर डी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो गया ना। देखो एस डी की जगह पे ये वैल्यू रख दो, वी डी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर डी। डेल्टा टी इधर ले आओ तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू वी डी डिवाइडेड बाई आर डी। तो यहाँ से वी डी क्या आ गया, ये क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, एंगल रोटेशन की रेट, मतलब कितने टाइम में कितना एंगल घूमा, तो वो तो है एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। उसकी अगर वैल्यू ले लो केवल तो ये आया, तो वी डी इक्वल टू आर डी और ओमेगा। सिमिलरली हम सी पॉइंट लेते हैं, देखना सी पॉइंट लेते हैं, सी यहाँ से चल के यहाँ तक गया तो उसने भी सेम एंगल रोटेट किया, एंगल तो सब सेम रोटेट किए हैं, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क, तो एस सी और डिवाइडेड बाई सी पॉइंट की रेडियल पोजीशन, केवल सी पॉइंट यानी आर सी इज लेस देन आर डी, क्योंकि ये डी पॉइंट ज़्यादा दूर है, सी उससे कम दूर है, तो आर सी। सिमिलरली एस सी की ये वैल्यू रख दो, सी पॉइंट की वेलोसिटी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर सी। डेल्टा टी जब इधर लाओगे तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी वही ओमेगा, तो यहाँ से आ जाएगा वी सी इक्वल टू ओमेगा आर सी। तो आप समझ सकते हो, इसी तरह वी बी क्या आ जाएगा, आर बी ओमेगा, और वी ए क्या आ जाएगा, आर ए ओमेगा। बहुत आसान। आर ए बस इतना है, सेंटर से मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर ए पॉइंट तक डिस्टेंस आर ए, और बी यहाँ इतनी है आर बी। तो देखो वी डी देखो, वी सी देखो, वी बी देखो और वी ए, यानी इन चारों पॉइंट की स्पीड देखो। पहला जो पॉइंट वी डी है उसकी स्पीड ये आई, उसमें आप देख रहे हो कि ओमेगा तो सबके सेम है हर पॉइंट के, क्योंकि सब इक्वल एंगुलर स्पीड से घूमे थे, सबने इक्वल एंगल रोटेट किया था इक्वल टाइम में। तो वी डी किस पर डिपेंड कर रहा है, वी डी डिपेंड कर रहा है आर डी, यानी डी पॉइंट एक्सिस रोटेशनल एक्सिस से, डी पॉइंट रोटेशनल एक्सिस से कितना दूर है, ये देखो आर डी यानी उसकी रेडियल पोजीशन। तो आप देख रहे हो कि आर डी सबसे ज़्यादा है बड़ा, आर डी इज ग्रेटर देन आर सी इज ग्रेटर देन आर बी एंड आर बी इज ग्रेटर देन आर बी ए आर ए। तो सबसे बड़ी एंगुलर डिस्टेंस है डी पॉइंट की, एंगुलर रेडियस जो रेडियल डिस्टेंस है डी सबसे दूर है, इसीलिए डी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा ही है, बिकॉज आर डी ज़्यादा बड़ा है। फिर वी सी की आएगी, ओमेगा तो कांस्टेंट है लेकिन आर सी बड़ा है। फिर वी बी की वेलोसिटी आएगी, क्योंकि
ओमेगा तो कांस्टेंट है, लेकिन आर बी और फिर वी ए की स्पीड इसीलिए सबसे कम आई थी, क्योंकि आर ए की वैल्यू सबसे कम है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिला कि अगर कोई पॉइंट या किसी बॉडी पर कोई पॉइंट रोटेशन कर रहा है और ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उस यहाँ से दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा इधर बनाता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर किसी बॉडी पर या कोई सिंगल पॉइंट भी या सिंगल पार्टिकल भी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ, और मान लो उस पार्टिकल, यहाँ पर कोई कहीं भी पार्टिकल ले लो, मान लो उस पार्टिकल की रेडियल पोजीशन है r, और वो पार्टिकल अगर किसी बॉडी पर है, जैसे टायर पे है या किसी बॉडी पर है, वो पार्टिकल या पॉइंट मान लो अगर घूम रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो वो जो पार्टिकल होगा उसकी जो स्पीड होगी v, वो v होगी r ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी और उसकी रेडियल पोजीशन। जितना वो पार्टिकल सेंटर से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। समझ में आया? चलो उसी को थोड़ा एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो स्पीड आई आपकी v इक्वल टू आर ओमेगा, और जब ये पार्टिकल मान लो पहले यहाँ है, अभी ये यहाँ पहुँचा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो अभी ओमेगा ही है, तो जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। जब यहाँ पहुँचेगा तो उसकी ये होगी। ये क्या है? ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है। वेलोसिटी की खुद की एक डायरेक्शन होती है, और वो अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो हमेशा उसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो उस टाइम टेंजेंट, उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। जैसे अभी ये पार्टिकल अगर यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और जब यहाँ पहुँचेगा तो उसकी डायरेक्शन ये है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्शन है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये स्पीड है, यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ये होगी, और डायरेक्शन किसी भी क्षण अगर आपको जानना है तो सर्कुलर मोशन कहीं भी पर भी पार्टिकल होगा तो उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट की डायरेक्शन में वो वेलोसिटी होगी। एक बार हम इसको वेलोसिटी किसी पॉइंट पर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर ले लेते हैं, ये हुई उसकी वेलोसिटी, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। ज़रा इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू आर रेडियस, इसकी भी पोजीशन है, और ये टी ओमेगा बाई डी टी, और ये आर अल्फा। ये क्या है? ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आप जानते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। समय के साथ एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वो है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो यानी घूमने की अगर स्पीड बढ़ती जा रही है और तेज़, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है। और अगर धीरे धीरे उसके घूमने की मतलब स्पीड घटती जा रही है, ऐसे पहले ऐसे था, फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं एंगुलर डिसलरेशन, बिल्कुल लीनियर मोशन की तरह।
तो जरा यहाँ से क्या निकला, ये निकला एक्सेलरेशन dv/dt और ये r अल्फा। ये एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी इसी डायरेक्शन में हर समय जो v की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल, उसी डायरेक्शन में जहाँ भी पार्टिकल होगा इधर ही टेंजेंशियल वेलोसिटी और इधर ही ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। करेक्ट। तो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी लीनियर मोशन का किसी भी पॉइंट पर जो लीनियर एक्सेलरेशन है और उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके बाद में उनके बीच में रिलेशनशिप। चलें आगे। देखो एक और चीज़ देखो साथ ही साथ, इतना तो समझ में आ गया ना, थोड़ा सा और देख लो। देखो ये पार्टिकल रोटेशन के वक्त सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में हमेशा एक और एक्सेलरेशन भी काम करता है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही काम करता रहेगा और वो होता है v²/r और उसकी डायरेक्शन हमेशा अंदर की ओर होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको c लिख देते हैं, c। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू v²/r और इसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर, यानी जिस ओर रेडियल पोजीशन है उसके उसी ओर। जैसे ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया जब घूमते हुए इस ओर, यही पॉइंट जब घूमते हुए जब यहाँ आ गया इस ओर, यही पॉइंट जब घूमते हुए यहाँ आ गया इस ओर। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये तो हमेशा काम करता ही रहेगा अगर वो पार्टिकल या पॉइंट सर्कुलर मोशन में है। तो v की जगह पे आप v यानी रेडियल, यानी ये वाला v स्पीड r ओमेगा, तो r ओमेगा²/r और r कैप मीन्स ये केवल बता रहा है डायरेक्शन, तो r ओमेगा²r कैप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल वैल्यू r ओमेगा² और ये केवल दिखा रहा है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है ना, ये बता रहा है केवल डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी काम करता रहेगा। तो यानी हमको समझ में आया कि किसी भी टाइम सर्कुलर मोशन पर घूमते हुए किसी भी टाइम या रोटेशन करते हुए किसी भी टाइम पार्टिकल पर दो एक्सेलरेशन काम करते हैं। कौन सा? एक तो टेंजेंट डायरेक्शन में AT और एक सेंटर की डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ एक्सिस या सेंटर ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो तो हमेशा आप पढ़ ही चुके हो, हमेशा काम करता है। तो दो एक्सेलरेशन काम करते हैं और इनका जो कंबाइंड एक्सेलरेशन आएगा वो कुछ इधर आएगा, कंबाइंड, यानी ए वेक्टर कंबाइंड एक्सेलरेशन इज द टेंजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू सर्कुलर मोशन। ये तो हमेशा काम करता ही रहेगा। ये काम तब करेगा जब एंगुलर स्पीड में चेंज होगा, ये अल्फा जब जनरेट होगा, यानी ये जब एंगुलर स्पीड घटेगी या बढ़ेगी तब ये वाला एक्सेलरेशन काम करेगा। अच्छा, मान लो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, यानी वो जिस रफ्तार से घूम रहा है बस उसी रफ्तार से घूम रहा है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है यानी वो बिल्कुल सेम एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, अल्फा d कांस्टेंट बाई dt मीन्स 0।
तो AT भी 0 हो जाएगा, यानी कोई एंगुलर एक्सेलरेशन ये लीनियर वाला काम नहीं करेगा। तो केवल एक एक्सेलरेशन काम करेगा, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी r⍵², जो कि आप जानते हो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर उसका ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, यानी वो कांस्टेंट, उसकी रोटेशन करने की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है हमेशा, तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइप का मोशन होगा। उसका उस बॉडी का हर पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह घूमेगा, और वहाँ पर केवल यही v²/r यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही वहाँ मौजूद रहेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये और कॉन्सेप्ट्स हैं समझने के लिए आप लोगों को, ताकि कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम आपके आगे आए आप उसको विजुअलाइज कर पाएँ, उसको समझ पाएँ। अच्छा, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, 2 एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, या 1 एक्सेलरेशन काम कर रहा है। अच्छा, तो उसकी फाइनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो फाइनल फोर्स उधर लगेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ से आपको कई चीज़ें समझ में आई। एक तो आपको ये फार्मूला मिला लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप, एक ये मिला, एक एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में आपने जाना, और ये भी जाना कि सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन हमेशा काम करता ही रहेगा अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो रोटेशन कर रहा है तो हर समय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता ही रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में और सीखते हैं नई कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए बाय बाय।